वेलकम टू एवरीवन, वेलकम इन स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास में छूटे हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्रीकल्चर इंट्रेंस, बीएससी, यूपी कैडेट और सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमारे 40 क्वेश्चन हुए थे। आशा करती हूँ आप लोग उनको पढ़ लिए होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित एंजाइमों में कौन सा एंजाइम ट्राइग्लिसराइडों को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में जल अपघटित करता है? इसका ऑप्शन है एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, पेप्सिन। तो देखिए एमाइलेज क्या होता है। एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च मंड को सरल शर्करा में बदलता है। ठीक है, यह हमारे लार मतलब सलाइवा और अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है स्टार्च, माल्टोज। यह जैव उत्प्रेरक है। जो एमाइलेज है यह जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, माल्टोज क्या है? देखिए माल्टेज देखिए, यह माल्टोज का ग्लूकोज में बदलता है। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, ग्लूकोज में परिवर्तित। ठीक है, यह छोटी आंत में पाया जाता है। जो माल्टेज होता है यह छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, और लाइपेज देखिए, लाइपेज क्या है? यह वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, यह फैट या ऑयल को ग्लिसरॉल या और वसीय अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? वसा से ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। ठीक है, अगला क्या है? पेप्सिन। तो स्टूडेंट, पेप्सिन क्या है? यह एक पाचक एंजाइम है। जो पेप्सिन होता है यह एक पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, यह प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। ओके, यह पेट में पाया जाता है। जो पेप्सिन होता है यह पेट में पाया जाता है और अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सही आंसर कौन सा है? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज। यह वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस प्रक्रम में प्लैटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? ठीक है, निम्न में से किस प्रक्रम में प्लैटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? तो पहला ऑप्शन है अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल में, दूसरा तेलों के कठोरीकरण में, तीसरा संश्लेषित रबड़ बनाने में, चौथा मेथेनॉल के संश्लेषण में। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43, सी कच्छ प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है? तो स्टूडेंट देखिए, सी कच्छ प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ठीक है, पहला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा प्लैटिनम, तीसरा निकिल, चौथा है MnO2। तो देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है, यह प्रक्रम H2SO4 निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है यह H2SO4 निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कार्य SO2 को SO3 में ऑक्सीकरण कराने में सहायक है। ठीक है, प्लैटिनम देखिए, प्लैटिनम क्या होता है? प्लैटिनम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में Pt उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जबकि लीड चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उर्वरक होते हैं।
ठीक है। तीसरा है निकिल। तो निकिल क्या है? यह हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला है MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड। मैंगनीज डाई ऑक्साइड, इसका उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जो MnO2 है इसका उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न सी स्कच प्रक्रम में उत्प्रेरक रूप में निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 44, ग्लूकोज या फ्रक्टोज इसकी उपस्थिति में C2H5OH में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज इसकी उपस्थिति में C2H5OH में परिवर्तित होता है। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज या डाइस्टेज, ठीक है। पहला ऑप्शन है इन्वर्टेज। तो देखिए इन्वर्टेज क्या होता है? यह सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है, ठीक है। यह यीस्ट में पाया जाता है। यीस्ट मतलब खमीर में पाया जाता है, ठीक है। जाइमेज क्या होता है? देखिए यह एक एंजाइम का समूह है। यह एक एंजाइम का समूह है जो शर्करा को किण्वन द्वारा एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। किस में बदलता है? एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। अगला क्या है? माल्टेज। अगला है माल्टोज। यह पाचन प्रक्रिया में सहायक है, ठीक है। माल्टोज जो होता है यह पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। यह एक एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। जो माल्टोज होता है यह एक एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। और डाइस्टेज क्या होता है? यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अंकुरित बीजों तथा सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा पदार्थ लोहे पर जंग लगाने को उत्प्रेरित करता है? तो पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा O2, तीसरा Zn और लास्ट H+, ठीक है। तो स्टूडेंट अर्धवायु में जल्दी जंग लगता है, ठीक है। अर्धवायु में या नमी में, नमी प्लस वायु, ठीक है। नमी प्लस वायु में जल्दी जंग लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस औद्योगिक निर्माण में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। निम्न में से किस औद्योगिक निर्माण में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। पहला ऑप्शन है हाबर प्रक्रम, हाबर विधि। दूसरा है देखिए साल्वे प्रक्रम, तीसरा डीकन प्रक्रम, चौथा सी स्कच प्रक्रम, ठीक है। तो देखिए हाबर प्रक्रम क्या होता है? इसका उपयोग साल्वे प्रोसेस द्वारा सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है। और हाबर प्रक्रम है अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। हाबर प्रक्रम का प्रयोग अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। और साल्वे प्रक्रम क्या होता है?
इसका उपयोग साल्वे प्रोसेस द्वारा सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है डीकैन प्रक्रम। तो स्टूडेंट, डीकैन प्रक्रम में क्लोरीन गैस बनाई जाती है। ठीक है, और अगला है शीर्षकच्छ प्रक्रम। शीर्षकच्छ प्रक्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। ठीक है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, साल्वे प्रक्रम, क्योंकि इसमें आप लोग को पता है इसका उपयोग साल्वे प्रोसेस द्वारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 47। एंजाइम होते हैं, पहला ऑप्शन हमारा है प्रोटीन, दूसरा सूक्ष्मजीव, तीसरा अकार्बनिक पदार्थ, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एंजाइम होते हैं। तो पहला है प्रोटीन, यह अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, शरीर की मांसपेशियां, त्वचा आदि प्रोटीन से बने होता है। ठीक है, और इसमें एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइम होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 48। एंजाइम टायलिन को भोजन के पाचन में सहयोग देती है, इसमें उपस्थित होती है लार, रक्त, एड्रीनल ग्लैंड आदि। ठीक है, पहला है लार, दूसरा रक्त। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंजाइम टायलिन जो भोजन के पाचन में सहयोग देती है वह लार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, एक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? एक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पहला है एक प्रबल एंजाइम आधार जटिल बनाना। ऑप्शन नंबर बी, आधार अणु की बंधन क्षमता घटाना। ऑप्शन नंबर सी, आधार अणु का आकार बदलना। ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटाना। तो एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाना। ठीक है, जो एंजाइम का मुख्य कार्य होता है वह रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाना। इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नंबर डी, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाना, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, ना कि अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन नंबर है 50। एक उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्पादन के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, या ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी, साम्य स्थापित होने के समय को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया को ऊर्जा देता है। तो स्टूडेंट, एक उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो साम्य स्थापित होने के समय को कम करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 51। निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है? निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है? एक उत्प्रेरक केवल एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी, एक उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी, एक उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा सकता है।
ठीक है, दोनों मतलब घटा और बढ़ा दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक उत्प्रेरक एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52 संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो स्टूडेंट देखिए, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक पहला ऑप्शन नंबर ए Al2O3, दूसरा Cr2O3, तीसरा V2O5, नंबर डी MnO2। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन है V2O5 वैनाडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या नाम है? वैनाडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, जो कि यह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, जो V2O5 होता है वैनाडियम पेंटा ऑक्साइड, यह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 53 एक उत्प्रेरक का प्रयोग देखिए, एक उत्प्रेरक का प्रयोग देखिए कब करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पादों की प्रकृति बदल सकता है। नंबर बी दूसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदल सकता है। ऑप्शन नंबर सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। नंबर डी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को नहीं बदल सकता है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदल नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से कौन सा कथन एक उत्प्रेरक के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन एक उत्प्रेरक के लिए सही है? यह तंत्र को ऊर्जा प्रदान करता है, या यह साम्यावस्था में परिवर्तित करता है, यह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, या फिर यह अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, उत्प्रेरक के लिए सही है, यह अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें बताना है निम्न में से कौन सा, ऐसा कौन सा इसमें है जो उत्प्रेरक के लिए सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की बनावट तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक अभिक्रिया आरंभ कर सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेरक कभी कभी अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक अभिक्रिया आरंभ कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56 एक उत्प्रेरक। ठीक है, इसमें से बताना है एक उत्प्रेरक। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है? तो स्टूडेंट उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक सक्रिय अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये उत्प्रेरक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है? अभिकृत अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया की क्रियाविधि को परिवर्तित करता है। नंबर डी अभिक्रियाशील जाति की टक्करों की आवृत्ति को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 57। स्टार्च इसकी उपस्थिति में डाइसैकराइड में परिवर्तित होता है। हमें बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है स्टार्च किसकी उपस्थिति में डाइसैकराइड में परिवर्तित होता है। तो स्टूडेंट, डाइस्टेज या माल्टेज, लैक्टेज, जाइमेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डाइस्टेज, ठीक है। जानते हैं कैसे? डाइस्टेज, ठीक है। यह एक एंजाइम है, डाइस्टेज यह एक एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, जो कि यह डाइस्टेज की उपस्थिति में मुख्यतः माल्टोज में बदलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया डाइस्टेज। अगला क्वेश्चन है हमारा 58। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक टॉलुइन को बेंजीन और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया से बनाने में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है निकिल, दूसरा निर्जल AiCl3, तीसरा Pt, चौथा Pd, ठीक है। तो इसका सही आंसर है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। आंसर नंबर बी सही है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए 59। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एंजाइम कोलाइडी अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, नंबर डी। एंजाइम जैव उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं एंजाइम जैव उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। कार्बनिक उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं। कार्बनिक उत्प्रेरक जो होते हैं वो अकार्बनिक उत्प्रेरकों से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है देखिए, अधिक ताप पर कार्य करने में, दूसरा कम ताप पर कार्य करने में, तीसरा अभिक्रिया में प्रयुक्त होने में, चौथा प्रोटीनीकृत प्रक्रिया होने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रोटीनीकृत प्रक्रिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को निम्न के द्वारा बढ़ाता है, ठीक है। पहला है सक्रिय ऊर्जा बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी। सक्रिय ऊर्जा कम करके, ऑप्शन नंबर सी। अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके, ऑप्शन नंबर डी। उत्पाद के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को निम्न के द्वारा बढ़ाता है, सक्रिय ऊर्जा कम करके बढ़ाता है, ठीक है। अभिक्रिया की दर को, एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को सक्रिय ऊर्जा कम करके बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा पदार्थ लोहे पर जंग लगाने को उत्प्रेरित करता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन हो चुका है। H आयन, ठीक है। इसका आंसर है H आयन, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता ही है, नमी और वायु के रहने से जंग जल्दी लगता है, ठीक है। तो H+ आयन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस व्यावसायिक प्रक्रम में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता है? हैबर प्रक्रम, डीकन प्रक्रम, साल्वे प्रक्रम, सी-स्कच प्रक्रम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैबर प्रक्रम व्यावसायिक प्रक्रम में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, डीकन में भी होता है, सी-स्कच में भी होता है, लेकिन साल्वे प्रक्रम में नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि साल्वे प्रक्रम है उसमें
सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि साल्वे प्रक्रम में सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड इसके निर्माण में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में सहायक है। मॉलिब्डेनम, ठीक है, HNO3 NH3 H2SO4 HCl, ठीक है, क्या है HCl। तो पहला देखिए क्या है, तो देखिए मॉलिब्डेनम का उपयोग नाइट्रिक एसिड के निर्माण में होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है NH3। अमोनिया के निर्माण में हैबर प्रक्रम में मुख्य उत्प्रेरक लोहा होता है, ठीक है, जो कि मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का उपयोग NH3 के निर्माण में उत्प्रेरक प्रमोटर के रूप में किया जाता है या हैबर प्रक्रम में लोहे उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा संपर्क उत्प्रेरक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संपर्क उत्प्रेरक का उदाहरण है, ठीक है, पहला है बोरान, दूसरा है निकिल, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा यूरेनियम, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, निकिल। क्वेश्चन नंबर 66, टिंडल घटना प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम टिंडल जानते हैं कि टिंडल क्या होता है, ठीक है, टिंडल जिसमें कोलाइडिकल प्रकाश के मार्ग को दृश्यमान बना देते हैं, ठीक है, जिसमें कोलाइडिकल प्रकाश के मार्ग को दृश्यमान बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, धुंध में वाहन की लाइट दिखना, ठीक है, धुंध में वाहन की लाइट दिखना, ठीक है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, वह विलयन होता है, कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसमें कणों का आकार सच्चे विलयन और निलंबन के बीच होता है, ठीक है। इसके कण आसानी से नीचे नहीं बैठते, जैसे कि दूध, धुआं, धुंध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 67। अगला क्वेश्चन 67, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कोलाइड बनाना रोकने में, दूसरा कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, तीसरा ऑप्शन है सुगंधित करने में, चौथा ऑप्शन है मिश्रण को स्थायी करने में। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, ठीक है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में, कोलाइड को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड में अंतर है। तो स्टूडेंट देखिए क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, क्रिस्टलाभ वे पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलाभ वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर सच्चा विलयन बनाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाभ वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर सच्चा विलयन बनाते हैं, ठीक है। इनमें कण बहुत छोटे होते हैं, जो इनके कण होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली से आसानी से गुजर जाते, इतने छोटे होते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से आसानी से गुजर जाते हैं, ठीक है। और कोलाइड क्या होता है, कोलाइड, ठीक है, यह ऐसा मिश्रण है, कोलाइड एक मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण तथा दूसरे पदार्थ में फैले रहते हैं, जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ में फैले रहते हैं, ठीक है। कोलाइड के कण
ना तो पूरी तरह घुलते हैं और ना ही नीचे बैठते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कणों की साइज का, व्यास का, क्रिया का, पहला विलेय परंतु दूसरा विलेय। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन है कणों के साइज का, ठीक। क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड में अंतर कणों के साइज का है, ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टलाभ के कण होते हैं इनके कण बहुत ही छोटे होते हैं और जो कोलाइड के कण होते हैं, ठीक है, वे बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ में फैल जाते हैं, ठीक है। इतने छोटे रहते हैं कि दूसरे पदार्थ में फैल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने में क्षमता निर्भर करती है इसके आकार पर, ऑप्शन नंबर बी इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर सी आवेश के चिन्ह पर, ऑप्शन नंबर डी आवेश की मात्रा तथा चिन्ह दोनों पर। तो इसका सही आंसर है आवेश की मात्रा तथा चिन्ह दोनों पर, ठीक है, आवेश की मात्रा तथा चिन्ह दोनों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 70, द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता का कारण है। द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता का कारण है, ऑप्शन नंबर ए उनके कणों पर उपस्थित आवेश, ऑप्शन नंबर बी उनके कणों पर उपस्थित परिक्षिप्त माध्यम की परत, ऑप्शन नंबर सी लघु साइज, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ साइज। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उनके कणों पर उपस्थित परिक्षिप्त माध्यम की परत, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, सह निक्षेपित फेरिक ऑक्साइड HCl तनु की कुछ बूंदें मिलाने पर लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण, अपोहन, संरक्षण क्रिया या फिर विलीनीकरण। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेप्टीकरण कहते हैं, ठीक है, इसको पेप्टीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसमें हाइड्रोफोबिक व्यवहार अधिकतम होता है? निम्न में से किसमें हाइड्रोफोबिक व्यवहार अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन है ग्लिसरॉल, दूसरा स्टेरिक अम्ल, तीसरा ग्लूकोज, चौथा एडिनिन। तो ग्लिसरॉल देखिए क्या होता है। ग्लिसरॉल एक रंगहीन, मीठा और चिपचिपा द्रव है, ठीक है। जो ग्लिसरॉल है वो एक रंगहीन, मीठा और चिपचिपा द्रव है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्टेरिक अम्ल, ठीक है। स्टेरिक अम्ल क्या है? यह एक उच्च वसीय अम्ल है जो कि साबुन बनाने में, मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन ग्लूकोज। ग्लूकोज सरल शर्करा है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और यह फलों और शहद और रक्त में पाया जाता है, ठीक है। अगला है एडिनिन। एडिनिन यह एक नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, यह DNA और RNA का मुख्य भाग है, ठीक है। यह DNA और RNA का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए स्टेरिक अम्ल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोफोबिक है उसमें सबसे अधिक साबुन हाइड्रोकार्बन भाग में मिलता है, ठीक है। इसका सही आंसर है स्टेरिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 73, मिट्टी का जल में ऋणावेशित निलंबन इसकी सबसे कम मात्रा में से अवक्षेपित होता है। मिट्टी का जल में ऋणावेशित निलंबन इसकी सबसे कम मात्रा में अवक्षेपित होता है। पहला ऑप्शन है K2SO4, ऑप्शन नंबर बी AiCi3, तीसरा ऑप्शन NaOH, चौथा ऑप्शन HCl।
तो स्टूडेंट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट यह अकार्बनिक लवण है और उपयोग उर्वरक के रूप में इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है AiCi3। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यह एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, विशेषकर फ्रॉइडियल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी AiCl3। ठीक है, सॉरी AiCi3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। एक सॉल्व पर ऋणावेश इसको अवक्षेपित करने की अधिकतम क्षमता इसमें है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AiCi3, ऑप्शन नंबर बी Na3PO4, ऑप्शन नंबर सी CaCl2, ऑप्शन नंबर डी K2SO4। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए AiCi3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कोलाइडी कणों का साइज परिवर्तित होता है। कोलाइडी कणों का साइज किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा अणु कोशिका कला में विकसित नहीं होगा? निम्न में से कौन सा अणु कोशिका कला में विकसित नहीं होगा? फ्रक्टोज, ग्लाइकोजेन, हीमोग्लोबिन, कैटलेज। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन नंबर 77। द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता का कारण निर्भर है। इनके कणों के आवेश पर, इनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत पर। ऑप्शन नंबर सी कणों के बड़े आकार पर, ऑप्शन नंबर डी कणों के छोटे आकार पर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 78। निम्न में से कौन सा धन आवेक्षित सॉल्व देता है? गोल्ड या फिर एक धात्विक सल्फाइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर एक अम्लीय रंजक। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। कौन सा कोलाइड नहीं है? ऑप्शन 4 दिए हैं, उनमें से पूछ रहा है कौन सा कोलाइड नहीं है। ठीक है, पहला तो क्या है रूबी कांच, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा गम अरेबिक और चौथा एल्यूमिन। ठीक है, एल्बुमिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 रूबी कांच क्या होता है देखिए। सबसे पहले देखते हैं कोलाइड क्या होता है। जो सच्चा विलयन, कोलाइड उन्हें कहते हैं जो सच्चा विलयन बनाते हैं। ठीक है, पहला है रूबी कांच। यह एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जो रूबी कांच होता है यह एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है जिसमें सोने के सूक्ष्म कण कांच में फैले रहते हैं। ठीक है, जिसमें सोने के सूक्ष्म कण कांच में फैले रहते हैं, इसलिए इसे कोलाइड की श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, अगला क्या है क्लोरोफिल। यह पौधों में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है यह पौधों में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गम अरेबिक।
यह एक प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। जो गामा रैबिक है, यह एक प्राकृतिक कोलाइड है जो पेड़ों से निकलने वाला गोंद होता है। जो आप लोग ने देखा होगा कभी कभी पेड़ से जो गोंद निकलता है उसे गामा रैबिक बोलते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर डी, एल्बुमिन। एल्बुमिन यह घुलनशील प्रोटीन है जो कोलाइडी विलयन है। यह रक्त, प्लाज्मा और अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है, ठीक है। यह जो एल्बुमिन है यह रक्त, प्लाज्मा और अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। कोलाइड क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, अपाहन प्रक्रम का अर्थ है। अपाहन प्रक्रम का अर्थ है विद्युत विश्लेषियों के योग द्वारा कोलाइड का अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी, विलयन से निलंबन का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी, कोलाइडी विलयनों से विद्युत विश्लेषियों का निष्कासन। ऑप्शन नंबर डी, सब अवक्षेपित पदार्थों का कोलाइडों में परिक्षेपण। तो देखिए स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलाइडी विलयनों से विद्युत विश्लेषियों का निष्कासन, ठीक है। अपोहन प्रक्रम का अर्थ कोलाइडी विलयनों से विद्युत विश्लेषियों का निष्कासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, कोलाइडी कणों के आणविक कणों से इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पहला ऑप्शन है अपोहन, दूसरा स्पंदन, तीसरा जीव द्रव्य कुंचन, चौथा अपसादन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपोहन, ठीक है, अपोहन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। जो आकाश है वह किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो स्टूडेंट परिक्षेपण प्रभाव से, परावर्तन से, प्रकीर्णन से या फिर संचारण से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आकाश नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा प्रकीर्णन होता है, ठीक है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर प्रकीर्णन, ठीक है। गैसों का वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा प्रकीर्णन होता है, ठीक है। छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली रोशनी अधिक फैलती है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली रोशनी होती है वो सबसे अधिक फैलती है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्राउनी गति किस कारण से होती है। ब्राउनी गति किस कारण से होती है? तो पहला ऑप्शन है द्रव प्रावस्था में ताप परिवर्तन पर, दूसरा कोलाइडी कणों के आकर्षण को प्रतिकर्षण पर, ऑप्शन नंबर सी कोलाइडी कणों से परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने पर, ऑप्शन नंबर डी संवहन धारा द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलाइडी कणों से परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टकराने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि द्रव के अणु लगातार अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, ठीक है। जो द्रव के अणु होते हैं वो अनियमित रूप से लगातार गति करते रहते हैं और कोलाइडी कणों से टकराते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ब्राउनी गति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, रक्त इसका आइसोटोनिक है। तो स्टूडेंट देखिए नॉर्मल नमक का विलयन या फिर संतृप्त NaCl का विलयन या फिर संतृप्त KCl का विलयन या ऑप्शन नंबर डी शुद्ध जल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है देखिएगा, रक्त 0.9% सोडियम क्लोराइड के साथ आइसोटोनिक है, ठीक है।
इसका मतलब है रक्त और 0.9% NaCl घोल में जल का परासरण दाब समान रहता है। ठीक है, रक्त और 0.9% सोडियम क्लोराइड घोल में जल का परासरण दाब समान होता है, इसीलिए कोशिकाएं न तो फूलती हैं और न ही सिकुड़ती हैं। ठीक है, इस कारण से रक्त नॉर्मल नमक का विलयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी एक विधि साल को नष्ट करने में प्रयुक्त होती है? तो संघनन, अपोहन, चर्मपत्र से परासरण, एक विद्युत अपघट्य मिला के। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट अपोहन। देखिए कैसे, अपोहन देखिए कैसे, इसमें कोलाइडी विलयन से छोटे छोटे आयन और अशुद्धियाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दी जाती है। ठीक है, जो अपोहन होता है उसमें कोलाइडी विलयन से छोटे छोटे आयन और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दी जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे के बचे हुए 20 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये पूरी क्लास देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है।